हेलो एवरीवन। ये हमारा ज्योग्राफी रटो मत समझो सीरीज का लेक्चर 5 है, जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं लिए हैं, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को पढ़ाया है, तो आपको पहले उन लेक्चर्स को देखना है, फिर ही इस लेक्चर्स को आपको लेना है। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लेक्चर थर्ड में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि वेगनर की है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो आर्थर ओम्स की है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो कि हैरी हेस की है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ट्यूजो विल्सन की है। तो वेगनर से पहले भी बहुत सारी रिसर्च हुई थी। तो वेगनर का जो ये सिद्धांत है वो नवीनतम अन्वेषणों और पूर्व के प्रभास जो सिद्धांत है उस पर आधारित परिसंशोधित मत है। तो अब वेगनर ने उन सबको कंबाइन किया और खुद का जो थ्योरी है उसको प्रस्तुत किया। तो एक उन्होंने एविडेंस लिया जो प्रोफेसर और कैरी बुल्लार्ड का था, जिग्सा फिट, कि जब हम इन सारे कॉन्टिनेंट को आपस में मिला देते हैं, मतलब ये जो सारे जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, अगर हम इन सबको आपस में मिला देते हैं तो जिग्सा फिट की आकृति हमें देखने को मिलती है। ऐसा लगता है मानो पूर्व में ये किसी एक ही कॉन्टिनेंट का भाग हो। उसके बाद इन्होंने एविडेंस और क्या क्या दिए, पेलियो क्लाइमेटिक। इसमें उन्होंने देखा जो भी हमारे जो ग्लेशियल के जो एविडेंस उन्होंने दिए कि जैसे मान लो ये हमारा अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, तो इसके जो ये साउदर्न पार्ट में, दक्षिण वाले भाग में ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं। इंडिया के भी इस भाग में ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं। आज वर्तमान में ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो अब ये कैसे संभव है कि यहाँ पर जो ग्लेशियल एविडेंसेस है वो मिल रहे हैं। जैसे रिवर होती है, तो रिवर जहां से बहती है तो वहां पर अलग अलग निशान वो अपने छोड़ती है। ऐसे हिम नदियां जहां से बहती है वो उनके अलग से लैंडफॉर्म पंद चिन्ह वो रह जाते हैं, स्टेशन मार्क्स उसे बोलते हैं। तो ये कैसे संभव है, जबकि आपको पता है कि यहाँ तो कभी ऐसे, अगर आप वर्तमान में देखोगे तो यहाँ ये साइन ग्लेशियल एविडेंसेस मिलना किससे संभव हो सकता है। तो इससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एक कॉन्टिनेंट के भाग रहे होंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कोल बेल्ट वाले बात को, कि कोल वाली जो कोल बेल्ट है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्षेत्र में बनती है, क्योंकि जो कोयले की जो उत्पत्ति है वो इसी क्षेत्र में होती है। समशीतोष्ण कटिबंध में इस वनस्पति से कोयले की जो कोयले का जो निर्माण है वो नहीं होता है। लेकिन अब जो कोल बेल्ट है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो इससे भी अनुमान लगाया गया कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसी टाइम में एक ही कॉन्टिनेंट का भाग होंगे, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। तो बाद में इनका मूवमेंट ऐसे हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पर भी जो कोल बेल्ट है वो हमें देखने को मिलती है। फिर बायोलॉजिकल एविडेंसेस उन्होंने दिए। अभी देखो ये सब पास पास दिखा रखे हैं, इसको ये दिखाया गया, इसको ये दिखाया गया। तो इसमें यही था कि ये जो इनके जो जीवाश्म है, अब ये साउथ अमेरिका या अफ्रीका या अंटार्कटिका, यहाँ देखो कितनी दूरी है इनमें, ठीक है। तो ये क्या तैर के खुद ही चले गए क्या वहां पर, मतलब इतनी दूरी इन्होंने तय कर ली। तो अब यहाँ पे ये पास पास, तो हमने जब इसको देखा तो ये ऐसे हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि ये किसी कॉन्टिनेंट का भाग रहे होंगे, तभी आज जो इनके जीवाश्म हैं वो यहाँ पर भी हमें अलग अलग जगह देखने को मिल रहे हैं। तो इतना इससे समझ में आ रहा है कि ये किसी टाइम में एक ही कॉन्टिनेंट का भाग थे, जिसे हम पेंजिया कहते हैं। धीरे धीरे वर्तमान में हम इस स्थिति का आकर पहुंचे हैं। लेकिन फोर्सेस जो थे वो इन्होंने गलत बता दिए वेगनर ने, ग्रेविटेशनल और टाइडल फोर्सेस। इस कारण से इनकी आलोचना हुई और ये पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी जो घटनाएं कैसे उत्पन्न हो रही है उसको भी नहीं सुलझा पा रहे थे। तो इसकी इनकी आलोचना हुई। फिर इसी को, जिस कारण से इनकी आलोचना हुई, तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी, संवेदनीय धारा सिद्धांत आया, जिसने बताया कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो हमारे कॉन्टिनेंट में मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए कौन सा जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो यही है, जो यहाँ पे हॉट प्लूम बनते हैं, फिर ये ऐसे ऊपर की ओर आते हैं, फिर ये जो फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, इससे क्या होता है, कॉन्टिनेंट का विस्थापन होना शुरू हो जाता है। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि इसके पीछे ये कारक है जो जिम्मेदार है। फिर हम जाते हैं लेक्चर 4 में, जहां हम देखते हैं कि कैसे जब सी बॉटम में ओशियनोग्राफर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा लैंडफॉर्म है। तो वहां पर उन्होंने ट्रेंच, वोल्केनिक इरप्शन और माउंटेन बिल्डिंग, ये सारी चीजें उन्होंने देखी। फिर हमने धीरे धीरे यहाँ पर क्या देखा कि अब उनके सामने ये क्वेश्चन आया ओशियनोग्राफर के सामने, कि उन्होंने जब रॉक की रिसर्च करी नीचे जाके, तो उन्होंने देखा कि यह जब मिड ओशियनिक रिज है, वहां अगर जब हम रॉक देखते हैं तो वो यंगेस्ट
उससे दूर जाने पे ओल्डर, उसके और दूर जाने पे वो और ओल्डेस्ट होती है। लेकिन जो जो मेसोजोइक एज है, जैसे हमने एरा पढ़े थे, तो जो मेसोजोइक एरा से पुरानी कोई भी रॉक वहां पे फाउंड हो ही नहीं रही है। तो वो कैसे पॉसिबल है, जबकि हमने और भी एरास देखे थे प्री कैम्ब्रियन युग है जैसे। तो इससे ये पता लगा हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से कि इसमें क्या हो रहा है कि जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका निर्माण भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ उसका विनाश भी हो रहा है। ये इधर आ रहा है ना, तो इसका यहाँ पर साथ साथ विनाश भी हो रहा है। इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये नीचे जो आती है, ठीक है। और ये कैसे और ये और समझना, जैसे जो भी हल्की प्लेट होती है और जो भारी प्लेट होती है, तो जो भारी वाली प्लेट होती है उसका सबडक्शन होता है, यानी उसका निक्षेपण होता है। फिर और जब हम जिस टाइम पे हम रॉक की रिसर्च वगैरह, सॉरी, ये सारी चीजें चल रही थी, तो उसी टाइम मैग्नेटिक प्रोफाइल जो थी वो भी तैयार की गई। तो उसमें ये पाया गया कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अंतर देखने को मिल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में अंतर, जैसे अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल, ये बात ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक पोल है और जो जियोलॉजिकल वो है हमारे नॉर्थ और साउथ पोल है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पर साउथ मैग्नेटिक पोल है तो यहाँ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, यहाँ अगर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है तो यहाँ साउथ मैग्नेटिक पोल है। तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर सोचा कि या तो हो सकता है दो मैग्नेटिक पोल हो, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो फिर से ये चेंजेस मिला। तो लोगों ने सोचा पहले तो कि ये ना दो मैग्नेटिक पोल रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन इसका जो समाधान था फिर वो किसने दिया? ये सारे ट्रेंचेस के नाम है जो आपको याद रखने हैं। ये दिखाया गया है यहाँ पे, जो ट्रेंच है उनकी जो हाइट है, हम जो ऊपर लैंडफॉर्म देखते हैं उससे भी गहरी ट्रेंच हमें देखने को मिलती है। जैसे माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज्यादा गहराई में ये ट्रेंच हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम मेरियन ट्रेंच है। तो फिर वाइन और मैथ्यूज ने इसका वो दिया कि ये क्यों हो रहा है, ये वाली चीजें जो है क्यों हो रही है ये चीजें, कि क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर आता है, जब लावा फिर वो बाद में ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद अर्थ के सराउंडिंग जो भी मैग्नेटिक वो होती है फील्ड, जो भी उस टाइम पे समय में वो रही होगी, उसको वो ग्रहण कर लेती है, जिस वजह से वो उसी वक्त वाली चीजों को अपने में ऑब्जॉर्व कर लेती है, वही मैग्नेटिक फील्ड उसका फिर रह जाता है। अब मान लो ये तो यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गई ये चीज, ठीक है, ये ऐसे यहाँ से खिसक के यहाँ पर आ गई। तो जब दोबारा से नया लावा ये सब सारी चीजें बाहर आई, तो फिर से उस टाइम जो मैग्नेटिक हमारा रहा होगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या फिर साउथ मैग्नेटिक पोल, तो उसने उसी चीज को उसी अकॉर्डिंग ग्रहण कर लिया। तो इस वजह से ये जो डिफरेंसेस हैं देखने को मिलते हैं, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उस टाइम पे रही उन्होंने उसी को ही ग्रहण कर लिया। अब फिर हम आगे जाते हैं। अब ये हमारा और इसकी आलोचना होती है इसकी भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, क्योंकि इन्होंने माना कि जो कॉन्टिनेंट है वो तो स्टेबल है और जो मूवमेंट हो रहा है वो ओनली ओशियनिक क्रस्ट में ही हो रहा है। अब लेक्चर 5 जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक को देखेंगे। मोस्ट लेटेस्ट एंड एक्सेप्टेड थ्योरी यही है, प्लेट टेक्टोनिक संश्लेषित एवं एकीकृत सिद्धांत, जिसमें पूर्व के सभी भूवैज्ञानिक मतों का समावेशन है। अब मैंने यहाँ पर ये वाली प्लेट क्यों लगाई है, ताकि कोई अगर नया एस्पिरेंट भी है तो उसको बिल्कुल, अगर क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हमें ये सब इमेज के थ्रू तो दिखाया नहीं जाता है, सिंपल सा ही बोर्ड होता है, तो हम इमेजनरी हमारी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है वो बन नहीं पाती है, तो प्लेट सुनते ही हमारे मन में ये चीजें आने लगती है। तो इस वजह से मैंने ये लगाया। तो आपको अपनी ना ज्योग्राफी में हमारी जो मेमोरी है उसमें ये सारी चीजें दिखना बहुत जरूरी है, अगर हमें ज्योग्राफी समझना है तो। जो भी हम जितने भी वर्ड बोलते हैं, मान लो मैंने कटक बोल दिया, मैंने कन्वेक्शनल सेल बोल दिया, मैंने वोल्केनिक इरप्शन बोल दिया, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट बोल दिया, तो सब चीज आपके मन में, जैसे मैं जो भी वर्ड बोल रही हूँ, तो आपकी वो इमेज बनना बहुत जरूरी है, क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। जैसे भी मैं कोई वर्ड का नाम लेती हूँ, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, प्लेट, तो इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हो उस चीज को। तो इसलिए आपको ये इससे पता लग जाएगा कि हाँ मुझे वो टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लेट क्या होती है? जो क्रस्ट और जो अपर पार्ट होता है मेंटल का, उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और यही वाला जो पार्ट होता है वो पूरा हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट प्लेट होता है। उसके बाद क्या होता है, एस्थोनोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, और जो लिथोस्फेयर है वो फ्लोट करता है एस्थोनोस्फेयर पे। फिर ये याद रखना कि जो लिथोस, क्योंकि यहां देखकर तो यही लगेगा हमें कि पूरे में लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर इज नॉट कंटिन्यूअस, ब्रोकन नोन एज प्लेट। कि जो लिथोस्फेयर वाली जो लेयर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो बीच बीच में टूटी हुई है।
अब ये देखकर भी हम स्पष्ट नहीं कर पाते, जो एक्चुअल इमेज हमारी बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन वगैरह करती रहती हूँ, उस वजह से मुझे पता है कि उन्हें ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो अब आप ये देखो, ये है हमारी प्लेट, ओशियनिक भी होती है और कॉन्टिनेंट प्लेट भी होती है। जो मेजर प्लेट है वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ऐसी पैसिफिक प्लेट, नज्का प्लेट। तो ये हमारी प्लेटें होती हैं। तो जब वो हमने बोला कि वो ब्रोकन होती है, तो मतलब ये इसी तरीके से बीच बीच में मतलब टूटी हुई है, वो बीच बीच में ऐसे अब इसमें इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, ओशियनिक प्लेट में भी बीच बीच में से विखंडन होता है। अभी हम इसको और आगे समझेंगे। अब सुनो, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो बेसाल्ट से उसका एग्जाम्पल है, और ये क्या होती है, हैवी होती है कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। ऐसे ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एक और एग्जाम्पल है एंडेसाइट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो ये तो बहुत ज्यादा हैवी होती है, ये उससे भी लाइटर होती है, और ये उससे भी ज्यादा फिर लाइटर होती है। तो ये आपको क्यों ध्यान रखना है कि जब प्लेट आपस में कन्वर्जेंस बाउंड्री जहां पर होती है, ऐसे अभिसारी सीमा जो होती है, तो जब ये आपस में सब कोई प्लेट जब आती है, भारी प्लेट होती है, जो भारी प्लेट होती है वो सबडक्ट करती है। आपको कैसे पता कि भारी प्लेट कौन सी है? तो जो ओशियनिक प्लेट होती है वो बेसाल्ट की होती है, और वो क्या होती है, कंपैरेटिवली हैवी होती है। तो जो सबडक्ट करेगी, नीचे जो जाएगी, निक्षेपण जिसका होगा, वो कौन सी प्लेट होगी? ओशियनिक प्लेट, ठीक है। तो इसलिए ये इस चीज को यहाँ पे समझाया गया है। अब कौन कौन सी हमारी प्लेट बाउंड्री होती है? एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। अब देखो, ओशियनिक जो क्रस्ट है उसमें मिड ओशियनिक रिज, मतलब हम कौन से, ये इसको पता है किस रूप में देखना है आपको? इसको इमेजिन करना है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो अब ये तो होता है थ्री डी वे में, मतलब ये थोड़ा 2D या ऐसी। तो इसलिए ज्योग्राफी में जब तक इमेज नहीं बनती ना, आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी आपको। तो देखो क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर जो मैग्मा है वो बाहर आया, उसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन हुआ, फिर इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ। तो ये वाली जो पार्ट है खिसक के यहाँ जा रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ खिसक के जा रहा है, जो यहाँ था वो यहाँ चला गया, फिर नया लावा बाहर आया, फिर ये ऐसे ऐसे खिसक के चले गए। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इससे रिफ्ट वैली बन रही है। पहले थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ जिससे रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ, यानी धसाव हुआ। उसके बाद न्यू ओशियनिक बेसिन का निर्माण होता है। जब हमारी जो कन्वेक्शनल सेल अगर एक्टिव होती है, तो इससे क्या होता है, फिर ये कहां पर हो रहा है? ओशियनिक क्रस्ट पर, सागर नितल पर हो रहा है, उससे न्यू ओशियनिक बेसिन बनता है। उसके बाद जब धीरे धीरे अगर हमारी कन्वेक्शनल सेल और भी ज्यादा एक्टिव है, तो उससे हमारा बनता है मिड ओशियनिक रिज। तो हमारा ये सॉरी, ये मिड ओशियनिक रिज तो है ही, इससे हमारा बनता है ओशियन, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो कहां पर हो रही है? यहां पर। वो तो और भी जगह रही है, लेकिन आप इसको यहां पर देखो, ये यहां पर हो रही है, वाला जो पार्ट हमने दिखाया वो यहां हो रहा है। इसी तरह से होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये हमने देखा, ये वाली चीजें एक्टिविटी जो हो रही है ये ओशियनिक क्रस्ट पर हो रही है। अब देखते हैं अगर यही एक्टिविटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर होती है तब क्या होता है। तो वही सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से हमारी जो है कन्वेक्शनल सेल जब ऊपर की ओर आती है, उसका अपराइज होता है, तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, धसाव होता है। तो इस तरह से फिर रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। हम ये वाला डायग्राम देखते हैं ना, ये वाला फिर ये ऐसे ऊपर होता है, ये ऐसे नीचे की ओर ये जा रही है। तो क्या हो रहा है, इसका डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर ये कन्वेक्शन सेल और ज्यादा एक्टिव होती है, तो सेकंड फेज में क्या होता है, ये और ऐसे करके इस साइड और इस साइड इसका मूवमेंट होता है, जिससे नस्केंट सी बनता है, मतलब नया सागर। मतलब ये बहुत छोटी वाटर बॉडी होती है, ठीक है। अब मान लो अगर हमारी कन्वेक्शनल सेल और भी ज्यादा एक्टिव है, तो फेज थर्ड में क्या होगा, ये और ज्यादा ऐसे हो जाएगी, और बीच में फिर से इसी तरीके से जो हमारा ये वाला जो पार्ट है बनता है मिड ओशियनिक रिज, इसी तरह से ये बन जाता है, और जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और एक ओशियन का जो निर्माण है वो हो जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से, तो ओशियनिक क्रस्ट में किस तरह से एक्टिविटी हो रही है, फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में फिर जाकर वो बन वही रहा है, ये वाली चीज। तो ये एक फिर से एक तरीके से मिड अटलांटिक, मतलब अटलांटिक नहीं, मिड जो रीज वो बन जाता है, यहां से बहुत ज्यादा लावा वगैरह आने लगते हैं, आइलैंड आर्क बन जाएंगे बहुत सारे, इस तरीके से जो आइलैंड आर्क का निर्माण होता है।
तो ये भी क्या होता है, तो ज्योग्राफी में वर्ड बहुत समझना जरूरी है कि आइलैंड आर्क बोला तो आइलैंड आर्क क्या है, कॉर्डिलेरा बोल रही तो आप क्या समझ रहे हो, बेसिन बोल रही तो आप क्या समझ रहे हो। बेसिन समुद्र नहीं होता, एक मैदान होता है, कहीं आप उसको बेसिन को समुद्र समझने लग जाओ। तो ज्योग्राफी की जो टर्मिनोलॉजी हो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे अब कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही। और आपको अगर मेरा इनिशिएट पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।